स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में, क्रियाशील मध्यवर्ती के बारे में। तो चलिए जानते हैं। क्रियाशील मध्यवर्ती, तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है। उनके बीच में हमने देखा कि रिएक्शंस के जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है तो उनके बीच में जो मध्यवर्ती बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। तो देखते हैं क्रियाशील मध्यवर्ती। उसमें हम पहला देखते हैं, पहली बात करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल्स की, कार्बन मुक्त मूलक की। कार्बन कार्बन मुक्त मूलक। बात करते हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है। सहसंयोजी बंध के समान विखंडन से प्राप्त यौगिकीय समूह है, सॉरी यौगिक समूह नहीं, यौगिकीय परमाणु जिस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त मूलक कहलाता है। यानी कि मुक्त मूलक क्या होती है, सहसंयोजक बंध का जब हम समान से विखंडन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो मुक्त मूलक जो होता है वो आवेश रहित स्पीशीज होती है। यानी कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस पे केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। किसी भी यौगिक के अंदर जब हम बॉन्ड का समान विखंडन करते हैं तो दोनों परमाणु अपने साथ साथ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और अपने पास जो स्पीशीज प्राप्त होती है उसे मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे बात करूं मैं एग्जांपल की, ये मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। जब मैं इसे एनर्जी देता हूं 242 केल्विन की, जब मैं इसे एनर्जी देता हूं तो मेरे पास 2 क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अब कार्बन मुक्त मूलक, अगर सहसंयोजी बंध के अंदर बंधे 2 कार्बन परमाणुओं का हम समान से विखंडन करते हैं तो दोनों कार्बन परमाणु अपने साथ एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सहसंयोजक बंध के समान से विखंडन से प्राप्त जो स्पीशीज होगी वो कार्बन मुक्त मूलक कहलाएगी, और वो भी एक आवेश रहित स्पीशीज होगी। जैसे तो मेरे पास 2 मिथिल मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कार्बन मुक्त मूलक होती है। अब कार्बन मुक्त मूलक को 3 प्रकार से बांटा गया है, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है प्राथमिक मुक्त मूलक। प्राथमिक मुक्त मूलक क्या होगा, वह मुक्त मूलक या फिर वह स्पीशीज जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राथमिक कार्बन पर उपस्थित होता है, प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाता है। प्राथमिक मुक्त मूलक कौन सा होगा, जब एक कार्बन परमाणु से दूसरा कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु जब जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जैसे पहले प्राथमिक कार्बन की बात करें, मेरे पास यहाँ पे ये मेथेन है, हम इसे प्राथमिक कार्बन नहीं कह सकते, बट यहां से जब एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं इस वाले ग्रुप से तो ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है। जब इन दोनों में से किसी पर भी अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
तो वो प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाएगा। जैसे यहां से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दूं तो ये प्राथमिक मुक्त मूलक। अब मैं दूसरे की बात करूं, द्वितीयक मुक्त मूलक। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे द्वितीयक मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ दो मेथिल ग्रुप जुड़े इसलिए ये द्वितीयक कार्बन हुआ और इस पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए द्वितीयक मुक्त मूलक। इसी प्रकार से मैं जब तीसरे की बात करूं तो जो तीसरा टाइप है तृतीयक मुक्त मूलक। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तृतीय कार्बन पर उपस्थित हो, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तृतीय कार्बन उपस्थित हो तो उसे तृतीयक मुक्त मूलक कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये हमारे पास तृतीयक मुक्त मूलक हो जाता है। अब मैं जो कार्बन मुक्त मूलक है उसकी स्टेबिलिटी की बात करता हूं, उसके स्थायित्व की बात करता हूं। स्थायित्व, इसके स्थायित्व की बात करता हूं। इसका जो स्थायित्व है उसे हम अतिसंयुग्मन एवं इलेक्ट्रॉनों के अस्थानीकरण प्रभाव के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे बात करूं मैं प्राथमिक मुक्त मूलक की, यहां पे मेरे पास द्वितीयक मुक्त मूलक और ये साथ में तृतीयक मुक्त मूलक। इसकी जब मैं बात करूं, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होगा या फिर अतिसंयुग्मन प्रभाव के द्वारा अगर हमें इसे समझाएं तो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो केवल दो बनेंगी, क्योंकि इसमें ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे आ सकता है, यानी कि ये वाली स्पीसीज इसमें कन्वर्ट हो सकती है। बट इसमें ना जो अनुनादी संरचनाएं होंगी वो ज्यादा होंगी। कैसे? जैसे इसकी संरचना ये ऐसे है, अगर ये वाला जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पे होता तो यहां से हमारे पास ये वाली स्पीशीज बनती, और अगर ये वाला एक अनुनादी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे हो सकता है, यानी कि हमारे पास इसकी 3 स्ट्रक्चर प्राप्त होंगी और इसकी 4 स्ट्रक्चर प्राप्त होंगी। और हमें पता है जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह स्पीशीज उतनी स्टेबल होती है, यानी कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे मेथिल रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर प्राथमिक मुक्त मूलक की, फिर द्वितीय मुक्त मूलक की, फिर तृतीय मुक्त मूलक की। इस प्रकार से जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है। अब मैं बात करूं जो कार्बन मुक्त मूलक है उसकी कक्षीय संरचना की, यानी कि इसकी ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है इसकी उसकी बात करूं संरचना की, इनकी जो कक्षीय संरचना होगी उसकी बात करूं तो इसकी कक्षीय संरचना के अंतर्गत वह कार्बन जिस पर
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वह 3 सिग्मा बंधों के द्वारा अन्य समूहों से जुड़ा होता है। जिस कार्बन पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वह 3 सिग्मा बंधों के द्वारा अन्य समूहों से जुड़ा होगा। जैसे ये 3 अन्य समूह है और इस पे जो फ्री रेडिकल है वो जुड़ा होगा। साथ में ये जो कार्बन होगा जिसपे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो sp2 संकरित होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो तल के लंबवत जो ऑर्बिटल होगा उसमें उपस्थित होगा। और इस वाले जो जो ये कार्बन एटम है जिसपे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो sp2 संकरित होता है। अब मैं बात करूं जो सेकंड अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट है उसकी। कार्बोकेटायन, कार्ब धनायन। सबसे पहले मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो सहसंयोजी बंध के विषमांश यानी कि हेटेरोलाइटिक फिजन, विषमांश विखंडन से प्राप्त धन आवेश धनावेशित स्पीशीज जो कि धनावेशित स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून होती है कार्ब धनायन कहलाती है। यानी कि सहसंयोजी बंध का जब हम विषमांश विखंडन करवाते हैं तो उसमें जो धन आवेशित स्पीशीज हमें प्राप्त होती है वो कार्बोकेटायन या कार्ब धनायन कहलाती है। इसमें जो कार्बन परमाणु होगा वो कार्बन परमाणु तीन अन्य समूहों से सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। साथ में इसके अंदर एक पीजेड जो ऑर्बिटल होता है, पीजेड कक्षक, वो खाली होता है। यानी कि जो संकरित कार्बन होता है उसके सहसंयोजी कोष में कार्बन के संयोजी कोष में छह इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि कार्ब धनायन क्या होगा, सहसंयोजी बंध के विषमांश विखंडन से प्राप्त जो धन आवेशित स्पीशीज होती है और जो इलेक्ट्रॉन न्यून होती है वो अपने स्टक का प्रसार कर सकती है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो कार्बोकेटायन कहलाती है। अब मैं कार्बोकेटायन जो है उसके टाइप की बात करूं तो कार्बोकेटायन है वो 3 प्रकार का होता है। वही प्राथमिक कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्सरी कार्बोकेटायन।
तो चलिए बात करते हैं प्राथमिक कार्बोकेटाइन की। प्राथमिक कार्बोदनायन, अभी मैंने बताया कि प्राथमिक मुक्त मूलक क्या होता है, सेम वही प्राथमिक कार्बोदनायन की भी डेफिनेशन होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे उपस्थित है जो कि प्राथमिक कार्बन है, उसे प्राथमिक कार्बोदनायन कहते हैं। जैसे ये दोनों प्राथमिक कार्बन है, तो अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ला दूं तो ये प्राथमिक कार्बोदनायन कहलाएगा। यहां से भी हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो कार्बन है वो प्राथमिक कार्बन है, इस वाले कार्बन पे ये प्राथमिक कार्बोदनायन। अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप है द्वितीयक कार्बोदनायन का। द्वितीयक कार्बोदनायन, बात करूं डेफिनेशन की, तो जब धनावेश जो है वो द्वितीय कार्बन पे उपस्थित होता है उसे द्वितीय कार्बोदनायन कहते हैं। जैसे इसी प्रकार बात करो थर्ड की, तृतीयक कार्बोदनायन। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तृतीय कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसे तृतीय कार्बोदनायन कहते हैं। अब जो कार्बोदनायन या कार्बोकेटायन है उसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके स्थायित्व की बात करते हैं। तो बात करते हैं कार्बोदनायन के स्थायित्व की। कार्बोदनायन का जो स्थायित्व है, तो कार्बोदनायन का स्थायित्व हम प्लस आई प्रभाव यानी कि धनात्मक धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण, एवं अतिसंयुग्मन प्रभाव, के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। अब प्लस आई प्रभाव आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो प्लस आई प्रभाव जो स्पीशीज शो करती है वो किसी भी कंपाउंड पे, किसी भी यौगिक पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाती है। यानी कि ये जो प्लस आई प्रभाव जो स्पीशीज शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे प्राथमिक कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पे ये जो मेरे पास एल्किल ग्रुप 8 है वो प्लस आई प्रभाव शो करता है, और प्लस आई प्रभाव वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। यानी कि ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, और इस पे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी है, इस पे कमी है और ये बढ़ा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज का प्रक्षेपण होता जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका प्रक्षेपण यानी कि इसकी कमी होती जाएगी। और कोई भी स्पीशीज स्टेबल कब होती है, जब उस पे चार्ज शून्य होता है या फिर उदासीन होती है, वो उतनी ही स्टेबल होती है, ये हमें पता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा यानी कि वो उतनी स्टेबल होती जाएगी। अब इसमें तो केवल एक ग्रुप है। अब जब मैं बात करूं द्वितीय कार्बोकेटाइन की, ये द्वितीय कार्बोकेटाइन, इस पे दो ग्रुप हैं, इस पे एक, इस पे दो ग्रुप, यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा यानी कि ये कम स्टेबल होगा। अब बात करूं मैं थर्ड कार्बोकेटाइन की, तृतीय कार्बोकेटाइन की,
तो इस पे 3 ग्रुप होंगे, 3 एल्किल ग्रुप, 3 एल्किल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व को इस कार्बन पे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं रहेगी। तो जो तृतीय कार्बोकैटायन है वो द्वितीय कार्बोकैटायन की तुलना में मोर स्टेबल होता है। इसी प्रकार से अगर मैं अतिशय युग्मन की बात करूं तो वो अनुनादी संरचनाओं के आधार पर समझाया जाता है, यानी कि इसमें अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेंगी, जितने कार्बन होंगे प्लस में एक, तो इस पे कार्बन कितने है, सॉरी हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन होंगे प्लस में एक, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 3 अनुनादी संरचनाएं होंगी। सॉरी, इसमें जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतनी अनुनादी संरचनाएं, तो 3 + 2, यहाँ पे इसकी 6 अनुनादी संरचनाएं होंगी, इसकी 9 और 1 10 1 11 होंगी, इसकी 10 और 1 12 होंगी। तो यहां से अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो उतना स्टेबल होता है, और जो प्राथमिक कार्बोकैटायन है वो सबसे कम स्टेबल होता है। अब जो सेकेंड टाइप नेक्स्ट है अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसकी बात करते हैं। कार्ब एनायन, जो कार्ब एनायन है उसकी बात करते हैं। सहसंयोजी सहसंयोजी बंध के विषमांश हेटेरोलाइटिक विषमांश विखंडन से प्राप्त ऋणावेशित स्पीशीज कार्ब एनायन कहलाती है। यानी कि सहसंयोजी बंध का जब हेटेरोलाइटिक फिजन करवाते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होने वाली जो नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है वो कार्ब एनायन कहलाती है। और इसमें जो कार्बन परमाणु होता है उसका अष्टक पूर्ण होता है। कार्बन परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है। इसमें जो कार्बन परमाणु हमारे पास होता है उसका अष्टक जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूं कार्ब एनायन जो है उसके प्रकार की, तो कार्ब एनायन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वही प्राथमिक, कार्ब एनायन जब नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे उपस्थित है जो कि प्राथमिक कार्बन है तो उसे हम प्राथमिक कार्ब एनायन कहते हैं। जैसे ये CH3, ये प्राथमिक कार्ब एनायन हो गया। इसी प्रकार से मैं द्वितीय कार्ब एनायन की बात करता हूं। और बात करूं तृतीय कार्ब एनायन की, तो द्वितीय कार्ब एनायन कौन सा होगा, जब नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे उपस्थित है जो कि द्वितीय कार्बन है। और इसी प्रकार से तृतीय कार्ब एनायन क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे उपस्थित है जो कि तृतीयक है, यानी कि इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये तृतीयक कार्ब एनायन कहलाता है। अब मैं इसके जब स्थायित्व की बात करता हूं तो देखिए इसका स्थायित्व क्या होगा। कार्ब एनायन का स्थायित्व किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है देखते हैं। वही सेम कार्ब एनायन का स्थायित्व भी जो
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। मैं बात करूं प्राथमिक कार्य निर्णायन की। हमें पता है किसी भी स्पीशीज पे जब चार्ज आवेश जितना कम होता है वह उतनी ही स्टेबल होती है। अब जब इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे आवेश पहले से ज्यादा है, और ये जो मेथिल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। इससे पहले से ही चार्ज ज्यादा है और बढ़ा रहा है, यानी कि ये उतनी स्टेबल होगी। अब इस पे केवल एक ग्रुप बढ़ा रहा है। बात करूं द्वितीयक की, तो इस पे दो ग्रुप बढ़ाएंगे। अब पहले से इस पे एक तो चार्ज ज्यादा है, इस पे दो ग्रुप बढ़ा रहे हैं। बात करूं मैं तृतीयक की, तो जब इस वाले इस कार्बन पे एक तो आवेश पहले से ज्यादा है, साथ में तीन जो मेथिल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। फिर सेकेंडरी और ये जो प्राइमरी ऋणायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व को प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं मेथिल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक कार्बन ऋणायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, जो तृतीयक कार्बन ऋणायन है उसकी तुलना में। अब इसकी जो कक्षीय संरचना है मैं उसकी बात करता हूं। कार्बन ऋणायन की जो कक्षीय संरचना है, इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, इसमें कार्बन परमाणु तीन अन्य sp3 सिग्मा बंधु के द्वारा तीन अन्य समूहों से जुड़ा रहता है। जो कि एक ही तल में उपस्थित होते हैं और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म इस तल के लंबवत होता है। जैसे यहां से देखते हैं, ये जो कार्बन है ये sp3 संकरित अवस्था में होगा, साथ में तीन सिग्मा बंधों के द्वारा तीन अन्य ग्रुपों से जुड़ा होगा ये कार्बन एटम, और ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर एक लोन पेयर होगा और ये इस तल के लंबवत होगा। ये तीनों एक तल में होंगे और ये है इस तल के लंबवत होगा। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, कार्बिन। बात करूं कार्बिन की, तो कार्बिन क्या होगी चलिए जानते हैं। कार्बिन एक उदासीन या फिर कह सकते हैं हम आवेश रहित स्पीशीज है, जिसमें कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कार्बन परमाणु है कार्बिन के अंदर वो दो सिग्मा बंधों के द्वारा अन्य जो ग्रुप है उनसे जुड़ा रहता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है। इस प्रकार से उसके संयोजी कोष में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बिन की स्ट्रक्चर में देखूं,
तो ये कार्बन की सिंपली स्ट्रक्चर होती है। और इस वर्ग का जो सबसे सरलतम सदस्य है वो है मेथिलीन, जो कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें जो मेथिलीन है, इसका जब नामकरण की बात करते हैं कार्बन की, तो जो ये सरलतम सदस्य है उसके अकॉर्डिंग ही हम नाम देते हैं। जैसे यहां से दोनों हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं क्लोरीन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइक्लोरो ग्रुप हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो कार्बन। इस प्रकार से इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। अब कार्बन के मैं प्रकार की बात करूं तो कार्बन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप है इसका सिंगलेट, एक कार्बन, सिंगलेट कार्बन। अब सिंगलेट कार्बन कौन सी होगी, जब असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो लोन पेयर वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं तो उसे एक का कार्बन कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे ये दो अन्य ग्रुप हो गए, एक ही जो कक्षक है उसके अंदर दोनों लोन पेयर होंगे, और इसमें जो कार्बन परमाणु होगा वो sp2 संकरित अवस्था में होगा, उसे सिंगलेट कार्बन कहते हैं। अब बात करूं मैं इसके नेक्स्ट टाइप की, त्रिक कार्बन। अब त्रिक कार्बन कौन सी होगी, इसके अंदर जो लोन पेयर वाले जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग कक्षक में होंगे, अलग अलग कक्षक में उपस्थित होंगे। जैसे और इसमें जो कार्बन परमाणु होगा वो sp संकरित अवस्था में होगा, यानी कि दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित होंगे। अब ये जो कार्बन है वो मुख्यतः विलोपन एवं विघटन अभिक्रियाओं के दौरान बनती है। जो कार्बन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो विलोपन और विघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत बनता है। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट की मैं बात करूं, नाइट्रीन, ये भी एक मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इसमें जो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है उसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष में यानी कि अर्थात जो नाइट्रोजन है वो एक सहसंयोजी बंध के द्वारा अन्य ग्रुप से जुड़ा होता है, अन्य समूह से जुड़ा होता है। जैसे यानी कि इसके पास दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक सहसंयोजी बंध के द्वारा अन्य ग्रुप के द्वारा जुड़ा होता है, और इसे इमिडोजीन भी कहते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास में संयोजी कोष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो लास्ट अपना बच गया वो है एराइंस, जो इंटरमीडिएट है वो होता है एराइंस, उसे बेंजाइन भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूं एराइंस और बेंजाइंस की। तो इस ग्रुप का जो सरलतम सदस्य है वो बेंजाइंस है। जैसे ये इसका एग्जांपल है, इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग के जो दो निकटवर्ती हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाते हैं और एक अन्य
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, तो तब यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक अन्य डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो अतिरिक्त पाई बंध है वो बहुत ही दुर्बल होता है। तो जब हम वीक जो रिएक्जेंट लेते हैं उसकी प्रेजेंस में भी ये बंध टूट जाता है। इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। इस पाई ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है, इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। अब जो ये बेंजाइन है वो किन किन रिएक्शंस के अंदर बनता है वो देखते हैं। जैसे मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाऊं सोडामाइड और द्रव अमोनिया, तो इस वाली रिएक्शन के अंदर बेंजाइन जो इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन होता है, देखने को मिलता है। साथ में जब ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन लिथियम मरकरी अमलगम के साथ करवाई जाती है, तो ये जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से हमने देख लिया कार्बिन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, नाइट्रीन और बेंजाइन। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं।